तो बता आज क्या कहानी लेके आया है। सर आज एक जबरदस्त स्पेस एडवेंचर लेके आया हूँ। नाम है इंटरस्टेलर। ओह स्पेस एडवेंचर, मतलब जरूर इसमें एलियन होगा, भरपूर एक्शन होगा। गुड गुड, ऐसी कहानी तो चाहिए था मुझे। नो सर, कोई एक्शन नहीं, कोई एलियन नहीं, ये एकदम अलग तरह की कहानी है सर। ठीक है फिर बता। तो पृथ्वी का हालत खराब है और इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। हाँ वो तो है, पर तू अचानक ये न्यूज क्यों सुना रहा है? कहानी सुना ना। अरे सर, कहानी में फ्यूचर में पृथ्वी का 12 बज गया है। हवा पानी मिट्टी सबका बैंड बज गया है। खेतों में फसल नहीं उग रहा। हालत ये हो गई है कि सारे स्टूडेंट्स को स्कूल में फार्मर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है और दुनिया के सारे साइंस प्रोजेक्ट्स को फालतू का खर्चा मानते हुए बैन कर दिया गया है। मुझे पता था साइंस से कभी किसी का भला नहीं होता, इसीलिए तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं न्यूटन के सर पे एप्पल की जगह नारियल गिरा के वही साइंस का दी एंड कर देता। एनीवे, तो अब ये बात क्लियर है कि इंसानों का एंड टाइम अब आ गया है और इन सब के बीच फंस गया है हमारा हीरो कूपर, जो एक जमाने में बढ़िया पायलट हुआ करता था, पर अब वो घर की खेती करता है और 2 बच्चे का बाप भी है। उनमें से उसका फेवरेट बच्ची मर्फी को एक दिन अपने रूम में कुछ ग्रेविटी शिफ्ट मोर्स कोड मिलता है, जो बाइनरी में किसी एक जगह का कोऑर्डिनेट्स निकलता है। ओह साइंस, हाँ तक मैंने तो पूरा समझ लिया, पर ये सब साइंटिफिक बातें अगर किसी को समझ में ना आए तो चलेगा ना। डोंट वरी सर, अभी तो शुरुआत है समझ में ना आने की। क्या? तो कूपर और मर्फी उस कोऑर्डिनेट्स में जाके देखता है, अरे ये तो नासा है जो सीक्रेटली अब तक स्पेस मिशन चालू रखा है और इंसानों के लिए एक बेहतर प्लेनेट का तलाश कर रहा है। ले, इसमें इतना क्या सोचना, यही बगल में ही तो मंगल ग्रह है ना। अपना एलोन भैया तो वहीं पे अपना घर बना रहा है। पता नहीं सर, शायद एलोन भैया से नासा की बनती नहीं। तो नासा का हेड बोलता है कि उसे कूपर जैसा एक पायलट ही चाहिए था अपने अगले स्पेस मिशन के लिए। अगर इसे कूपर की इतनी जरूरत थी तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अगर कूपर खुद नहीं आता उसे ढूंढते हुए तो ये लोग क्या करते? खैर वो पता नहीं, पर अब जब कूपर तैयार है सबको छोड़ के अपने स्पेस मिशन पे जाने के लिए, तो मर्फी बहुत अपसेट है। और उसका लड़का? लड़के का क्या सर, वो थोड़ी उसका फेवरेट है। अच्छा, तो ये लोग मिशन पे करने के वाले हैं? तो सर मिशन ये है कि ये लोग एक वर्म होल के जरिए एक दूसरे गैलेक्सी में जाके 3 प्लैनेट्स को चेक करेंगे, जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। अरे बाप रे, इतनी भारी भरकम अंग्रेजी सर के ऊपर से जा रहा है। एक काम करे, हिंदी में बोल। हिंदी में ओके। तो ये लोग एक छेद से निकलकर दूसरे आकाश गंगा में जाके 3 ग्रहों का निरीक्षण करेंगे, जो कि एक बड़े से ब्लैक होल काली छेद के चारों ओर घूम रहा है। अबे क्या बोल रहा है? रहने दे भाई, तू हिंदी रहने दे। सोचा था अगर प्रोड्यूसर बन जाऊँ तो पढ़ाई से पीछा छूटेगा। चल तू आगे बोल। तो दरअसल नासा ने 10 साल पहले कुछ साइंटिस्ट को भेजा था, जो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके पता लगाएगा कि वहाँ पर इंसान बच सकते हैं कि नहीं। और उनमें से 3 प्लैनेट्स पे कूपर और ये साइंटिस्ट जाएंगे, जिनमें से एक प्लैनेट पे तो गंभीर टाइम डायलेशन चालू है। क्या टाइम डाइपर मतलब? टाइम डायलेशन सर, मतलब इस प्लेनेट पे 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। तब तो उस ग्रह पे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि वो साइंटिस्ट जो 10 साल पहले गया था इस प्लेनेट पे, उसको करीब 1 घंटा ही हुआ होगा। इतनी सी टाइम में वो क्या रिसर्च कर पाएगा? तो ये लोग पहले उसी प्लेनेट पे जाते हैं। वाह, लॉजिकल डिसीजन। तो प्लेनेट पे लैंड करते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो एवरेज जितनी ऊंची ऊंची लहरें चालू है। क्या बात कर रहा है? इधर ब्रांड बोल रही है कि वो डेटा कलेक्ट किए बिना नहीं जाएगी। ले, जब ये बात क्लियर है कि यहाँ इंसानों के बचने का कोई चांस नहीं, तब उस 1 घंटे के डेटा का क्या करेगी ये लड़की? सीन में थोड़ा सस्पेंस भी तो लाना पड़ेगा ना सर। तो ब्रांड एकदम लास्ट मोमेंट पे प्लेन पे लाई जाती है और तीसरे साइंटिस्ट को लहरें बहा के ले जाती है। ले, फालतू में बेचारे का जान चला गया। तो अब ये सब होने के बाद जब वो लोग स्पेसशिप पे वापस आते हैं, तब पृथ्वी में 23 साल बीत गया है। अरे बाप रे। कूपर का बेटा बड़ा हो गया है, शादी कर लिया है और अब उसका एक बच्चा भी है। और उसके फेवरेट वाली बच्ची? मर्फी तो अब खुद नासा का साइंटिस्ट बन गई है और अब उसकी और कूपर का उम्र लगभग सेम हो गया है। क्या बात कर रहा है? फिर ये लोग रोना धोना करके अपने नेक्स्ट प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ के पॉट से निकलता है मैट डेमन। मैट डेमन? पर वो तो मंगल ग्रह में खेती कर रहा था ना, वो यहाँ कैसे आया? अरे वो अलग मूवी है सर, इस कहानी में तो मैट डेमन ही विलन है। उसने इन लोगों को धोखे से इस प्लेनेट पे बुलाया है, जबकि उन्हें पता था कि उसके प्लेनेट में कोई काम की चीज नहीं है। और अब वो इन लोगों का स्पेसशिप चुरा के भागने ही वाला होता है कि तभी डॉकिंग ठीक से ना होने की वजह से स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। फिर कूपर प्लेन से स्पेसशिप को प्रॉपर्ली डॉक करके ब्रांड को तीसरे प्लेनेट की ओर भेज देता है और खुद अपने आप को ब्लैक होल में गिरने देता है, ताकि ब्रांड की जिंदगी बच सके। ओह नो, मतलब कूपर मर गया? खैर होना तो यही चाहिए था, पर कूपर ब्लैक होल के अंदर एक 5th डायमेंशन में जा पहुंचता है, जहाँ मर्फी के रूम का हर मोमेंट किसी ने सजा के रखा है, ताकि कूपर ग्रेविटी शिफ्ट करके नासा का कोऑर्डिनेट्स और मर्फी के इक्वेशन का सोल्यूशन उसे भेज सके। एक मिनट ना, मेरा सर चकरा रहा है। मतलब नासा का वो कोऑर्डिनेट्स कूपर ने खुद ही खुद को भेजा था? यस सर। और ये ब्लैक होल के अंदर मर्फी का रूम कैसे आया? दरअसल सर, कूपर रियलाइज करता है कि फ्यूचर के डेवलप्ड ह्यूमंस ने ब्लैक होल के अंदर ये डायमेंशन क्रिएट किया है, ताकि कूपर ग्रेविटी का फॉर्मूला मर्फी को भेज सके और उस फॉर्मूले से पूरे पृथ्वी को एक नए प्लेनेट पे लाया जा सके। तूने तो कंफ्यूज कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि ये सब छोड़, कुछ एलियन वेलियन ले आ ब्लैक होल के अंदर, फिर कूपर से उसका फाइट करवाएंगे, मजा आएगा। बिल्कुल नहीं सर, मैंने बोला था ना कि ये उस तरह की कहानी नहीं है। चल फिर ठीक है। तो मर्फी जब उसके रूम में आके कूपर की घड़ी में सेकंड का कांटा इधर उधर हिलता हुआ दिखता है, तब उसे तुरंत ये समझ आ जाता है कि ये तो उसका बाप है, जो 5th डायमेंशन से उसको मोर्स कोड से बाइनरी लैंग्वेज में ग्रेविटी का फॉर्मूला का सोल्यूशन
रेवोल्यूशन बता रहा है। हाँ ऑब्वियसली, किसी पुरानी घड़ी का कांटा अगर थोड़ा हिल रहा हो तो उसका यही तो एक मतलब होता है। ये तो सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। तो अब कूपर का आँख खोलता है हॉस्पिटल में, जो कि एक स्पेसशिप भी है और एक तरह से पृथ्वी भी है, और सब मिलके तीसरे प्लेनेट की ओर जा रहे हैं। वाह क्या बात है। और उसके बच्चे? खैर लड़के के बारे में तो किसी से पूछता भी नहीं, पर उसका फेवरेट मर्फी से वो मिलता है, जो अभी लगभग 100 साल की दादी जी बन गई है। और वो कूपर से कहता है कि ब्रैंड अभी भी तीसरे प्लेनेट पे अकेली तैयारी कर रही है, तो फटाफट से यहाँ से निकलो और जाओ उसके पास। और यहाँ पर हम स्टोरी खत्म करते हैं। वाह क्या स्टोरी लाया है तू इस बार। मैंने तो जिंदगी में इतना साइंस नहीं सीखा जितना इस एक मूवी से सीख लिया। बस मुझे कूपर के बेटे के बारे में सोच के थोड़ा बुरा लग रहा है। जिस भी बच्चे को उसके रोल में कास्ट करेंगे कोई उसे दोबारा फिल्म में एक्टिंग करने नहीं देगा।